ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद है इंद्रजीत सिंह जी। इंद्रजीत सिंह जी के बारे में बता दूं, इंद्रजीत नहीं, इंदर सिंह जी के बारे में बता दूं कि ये बहुत रोचक, विद्वान, गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर मुद्दे पे अपना एक विचार दृष्टि रखते हैं। असंघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। असंघ समाज पार्टी देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है, निगम का, विधानसभा का, लोकसभा का काफी मात्रा में वोट भी अर्जित किया हुआ है इस पार्टी ने। और जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या किसी भी जगह पर अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा होता है तो ये पार्टी सबसे पहले आवाज उठाती है। अब जबकि हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि केंद्रीय स्तर के नेता ब्रजभूषण सिंह जी ने उनके साथ छेड़ाखानी करी है। इस बाबत उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इसी विषय में हम राय लेने के लिए आए हुए इंद्रजीत सिंह के। इंद्र सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम इंदर सिंह है और मैं असंख्य समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी पूरे भारत में काम कर रही है, चुनाव लड़ा रही है, गरीबों को चुनाव लड़ा रही है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो खिलाड़ियों के साथ में आपने जो अवगत कराया और मैंने पेपर भी पढ़े हैं, उससे भी मैं अवगत हुआ हूँ, ये बहुत घिनौनी हरकत है। ऐसा हमारे लीडरों को नहीं करना चाहिए। जो हमारे खिलाड़ी लोग हैं, ये हमारे देश की शान है और मान है। विदेशों में जाकर ये हमारे लिए शील्ड लेकर आते हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हैं, मेडल लेकर आते हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ता है। और मैं तो कहता हूँ, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो चाहे जेंट्स खिलाड़ी हो, मैं उस केंद्रीय मंत्री को अवगत करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बहन बेटी है, हमें उस तरह से सबको मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जो भी ये हरकत की है, मैं कहता हूँ इसकी CBI जांच कराई जाए और जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं अपने खिलाड़ी, जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, चाहे वो कबड्डी खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हो, चाहे जो है ना फुटबॉल खिलाड़ी हो, चाहे मतलब चिड़ी छक्के का खिलाड़ी, किसी प्रकार का भी खिलाड़ी हो, मैं समस्त खिलाड़ियों के साथ हूँ और उनके अपमान को असंघ समाज पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। यदि ऐसा हुआ, यदि हमारे खिलाड़ियों की मांग को पूरा ना किया गया और CBI जांच कराकर दोषी को सजा ना दी गई, तो असंघ समाज पार्टी स्वयं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और इसकी मांग करेगी माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करेगी कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय दिलाया जाए। मैं इसी के साथ अपने विचार समाप्त करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि तकरीबन पार्टियों में कोटा होता है चुनाव लड़ने के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए। असंघ समाज देश भर के अंदर करोड़ों खिलाड़ी है, तो असंघ समाज पार्टी देश के 32 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, जो आगे पीछे। तो क्या खिलाड़ियों के लिए कोई कोटा रखती है, कोई डिमांड रखती है? मतलब अगर कोई खिलाड़ी चुनाव लड़ना चाहे आपकी पार्टी से, हम तो देखिए, मेरा तो ये कहना है कि हम खिलाड़ियों के लिए भी कोटा रखते हैं और भिखारियों के लिए भी कोटा रखते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ हम भिखारियों के भी चुनाव लड़ाते हैं और खिलाड़ियों के भी चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि यदि खिलाड़ी हमारे पास आएंगे, वेलकम है, हम चुनाव टिकट देंगे। और कोटा तो क्या, पार्टी उनकी है, भिखारियों की पार्टी है, खिलाड़ियों की पार्टी है, हमारे देश की पार्टी है। कोई भी समुदाय का आदमी आए, पार्टी उसकी है, वो चुनाव लड़ सकता है। हमने सुना है इंद्र सिंह जी कि आप अपनी पार्टी के अंदर में जमीन से जुड़े हुए, निचले से निचले, आखिरी अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति को भी ध्यान रखते हैं और उनको चुनाव लड़ाने के लिए, मतलब उसमें चेतना जागृत करते हैं। आपने शायद किसी बंजारन या किसी सपेरन को भी चुनाव लड़ा। किन किन टाइप के लोगों को आप लड़वा चुके हैं, उसके विषय में थोड़ा रोचक जानकारी दी। नहीं, मैंने रीसा सपेरा को चुनाव लड़ाया, जो मेरे घर पर, जो सपेरन का काम करती थी, जो स्वयं मेरे घर पर भीख मांगने आई थी। अच्छा। मैंने उसको टिकट दिया और नरेला विधानसभा को कला कर रहे थे जंतर मंतर पे, मैंने उनको देखा, मैंने उनको गाइड किया, उनको समझाया। मैंने उनको कहा कि देखिए, भीख मांगना कोई गुनाह नहीं है। जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी भिखारी है, जितने विधानसभा में बैठे हैं वो भी भिखारी है, और जितने प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हैं सरपंच का, वो भी भिखारी है, वो भी भिखारी है। बशर्ते
बात ये है कि वो वोट की भीख मांगते हैं और ये आटे की भीख मांगते हैं। जो आटे की भीख मांगता है वो घाटे में रहता है, और जो वोट की भीख मांगता है वो नोट में और न्याय में खेलता है। वो न्याय करता है और नोट में खेलता है। इसीलिए मैंने उनको कहा, मायाराम जी को, कि आप वोट की भी भीख मांगिए। तो उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा से MP का इलेक्शन लड़ा, भीख मांगते थे। एक हमारे गोपाल नट जी थे, उनको मैंने भाटापारा से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, और फिर छत्तीसगढ़ से, और फिर उनको मैंने जो है ना, वो भी बेचारे भीख मांगते थे। और देखो, हम तो सबको सम्मान देते हैं, भिखारी हो चाहे राजा हो चाहे रंग को कोई भी हो, हमारे लिए सब एक है। हमारी दृष्टि ये है कि वो हमारे देश का नागरिक है और सम्मान सबको मिलना चाहिए। अब हम पार्कों के ऊपर आपसे डिस्कस करना पसंद करेंगे। दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं, कुछ उजाड़ है, कुछ खुले हुए हैं, कुछ अच्छी तरीके से बने हुए हैं। आपका सरकार को ये सुझाव रहा है कि पार्कों में जो सौंदर्यीकरण के लिए फूल फल वाले पौधे लगाए हैं, उसके साथ साथ कहीं अगर साइड में किनारे पे या बाउंड्री वॉल पर सब्जी वाले पौधे लगाए जाए तो इससे गरीबों का भला हो जाएगा। उस विषय में कृपया दर्शकों को देखिए, मैं ये कहना चाहूँ, जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे हमारे जो टमाटर भी महंगा हो रहा है, तोरी भी महंगी हो रही है, सिलेंडर तो महंगा हो ही रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, यदि वो तोरी के 4 उसी के किनारे बो दिए जाएं तो तोरियां इतनी लगेगी कि मोहल्ला खा खा के थक जाएगा और उनको किसी बात की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं कहता हूं कि यदि हमारी सरकार आई, हम वो करके दिखाई देंगे जो इन्होंने आज जीवन में नहीं किया होगा। देखो, रोड के किनारे आम के पौधे, अच्छा, ये लगवाएंगे हम लोग, आम के पौधे लगवाएंगे। और जी आपके जो है, ये क्या होता है, उसका जामुन के लगवाएंगे, और एक आंवले का, जो कहते हैं कि बंदर क्या जाने आंवले का स्वाद या अदरक का। लेकिन बंदर ने बोला, जब तुमने मुझे अदरक खाते देखा ही नहीं तो तुम क्या खाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स चला तो रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग से पॉलिटिक्स सही नहीं चल रही। हम चला कर दिखाएंगे। जिस दिन देश की जनता ने हमें चाहा तो हम चला कर दिखा देंगे पॉलिटिक्स कैसे चलती है और कैसे देश खुशहाल रहेगा। देखिए, ना हम आपस में नफ़रत फैलानी चाहिए, हम आपस में हमें नफ़रत फैलाना भी गुनाह है। ये भी धाराएं बननी चाहिए भी, क्यों नफ़रत फैला रहे हो, तो इसकी भी धाराएं होती हैं, इनको इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। हमें नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए। आपस में सब हम भाई हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। यदि हमारे भारत में निवास करता है तो हमारा भाई है। एक अंतिम बात हम और कहना चाहेंगे कि इस समय सिलेंडर का रेट, वाकई मैंने गरीब आदमियों से, मतलब लोअर मिडिल क्लास से बात करी, मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे अड़ोस पड़ोस जान पहचान सभी को सिलेंडर का रेट बड़ा महंगा लग रहा है। भारत सरकार से या सिलेंडर की कीमत कम करने वाले जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उस विषय में आप क्या दुर्दशा? देखिए, सिलेंडर अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, कहाँ पे, केरल, जम्मू कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। वो क्या उन्होंने बोला है कि 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। 3 सिलेंडर महीने में, साल में, महीने में फ्री दिए जाएंगे। बीजेपी ने घोषणा करी है कि 3 सिलेंडर वहां पर जीतने के बाद फ्री दिए जाएंगे। और मैं भी बताता हूँ, लोकसभा का चुनाव होने दो, फ्री हो जाएंगे, एकदम डाउन होंगे, क्योंकि लड्डू हाथ में लेने हैं ना। क्योंकि 2024 का चुनाव बड़े सोच समझ के, कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। हाँ, वो चुनाव आ रहे हैं ना। नहीं, पहले से ही कर दिया। नहीं, अभी किया है, पहले नहीं किया था। जो गहलोत जी हैं उन्होंने अभी किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, दिसंबर में चुनाव है विधानसभा के, इसलिए उन्होंने किया है। नहीं तो पहले नहीं किया था, अभी घोषणा की है। काफ़ी घोषणाएं कर दी है, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, कि लड्डू हाथ से चला जाएगा। वही बीजेपी का हाल है, वही कांग्रेस का हाल है, वही जितने भी लीडर हैं जो सत्ता काबिज में हैं, वो सोचते हैं हमारे हाथ से सत्ता नहीं जानी चाहिए। खासता कभी भविष्य में आपकी पार्टी को देश पे राज करने का मौका मिलता है तो आप क्या क्या योजनाएं देश के लिए लाने का विचार रखते हैं? देखिए, मैं 2 योजनाएं बताइए। मेरी बात सुनिए। सबसे पहली योजना तो ये है कि कोई भी आदमी भूखा उठेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा सबके भोजन का इंतजाम कर, सबके भोजन का इंतजाम कराएगी। अब ये जो दे रहे हैं 5-5 किलो सिलेंडर, इतना महंगा कर दिया, अब दे रहे हैं एक आदमी को 5 किलो। अरे इससे फ़ायदा क्या है? पहले सिलेंडर पे कंट्रोल हो। जब गेहूं ला करके रोटी बन जाएगी, रोटी तो गैस से बनेगी ना। जब गैस ही नहीं है तो रोटी कहाँ से बनाएंगे? तो आटे का क्या फ़ायदा? तो मेरा कहने का मतलब गैस को कम करना चाहिए। गेहूं दे रहे हैं, अच्छा है, और गेहूं थोड़ा बढ़ा के भी देना चाहिए। दूसरी बात ये, जो लोग इसकी जांच होनी चाहिए
जो लोग गेहूं को बेच रहे हैं, लेकर गेहूं और चावल बेच, मैंने रेडी पे चलते हुए देखा है, गेहूं बेच दो, चावल बेच दो। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई यहाँ कौन सा फसल कटी है, ये तो दिल्ली है, तुम्हें यदि गेहूं लेना, मध्य प्रदेश में वहाँ गेहूं कट रहे हैं, दिल्ली में तो कोई फसल नहीं कट रही है। कह रहे नहीं जी वो राशन के लोग बेचते हैं। मैं कहता हूँ यदि हमारी सरकार आएगी तो जो गेहूं और चावल बेच रहे हैं मैं उनके राशन कार्ड ही कैंसिल करा दूंगा। बहुत अच्छा। क्यों, जब उनको आवश्यकता ही नहीं है उस चीज़ की, जब उनको उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर उनको राशन कार्ड की आवश्यकता जब नहीं है तो उनको क्यों राशन दिया जा रहा है। उनके राशन कार्ड कैंसिल किए जाएं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करता हूं, इसकी जांच कराई जाए कौन कौन लोग राशन बेचते हैं, वो किसी गरीब को मिलेगा, और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उन लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएं, उनके कैंसिल करके उनके बनाए जाए। अभी मैंने एक मीटिंग की थी, बेचारे कलंदर समाज के लोग थे, आज तक उनका एक भी बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है। अच्छा, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है। क्यों? उनको कहते हैं लोग घुमंतू लोग हैं, ये खाना बदोश। अरे यदि खाना बदोश है मतलब खाना माने भोजन, भोजन से बदोश है, नहीं भोजन से बदोश मतलब उनको भोजन भी प्राप्त ना होता। जिनको भोजन भी प्राप्त ना हो उनको बोलते हैं खाना बदोश, मतलब उनका खाना भी बेहतर है, उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको खाना बदोश कहा गया। जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है और वो खाना बदोश हैं, तो ये सरकार क्या अंधी है? इनको तो अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ये तो खाना बदोश नहीं है, उन खाना बदोश के राशन कार्ड बनने चाहिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल बनने चाहिए, उनके बच्चों के लिए जो है जो उनके लिए आशियाने बनने चाहिए। वो कम दिल्ली के अंदर 50,000 लोगों की सर्वे की है जो आज भी बेघर है। पंजाबी बाग जो बरतानिया है, बरतानिया के पुल के नीचे जाके देखो कितने लोग पुल के नीचे सोए हुए। अच्छा, हाँ। खुले आसमान के नीचे, पुल के नीचे सोए। क्या सरकार से लेकर राजधानी कॉलेज तक सोए हुए हैं? क्या सरकार उनको देखती नहीं है क्या? और बेचारे जो बेचारे जी दयावान लोग होते हैं उनको कंबल ठंड में दे जाते हैं, कुछ दे जाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ सरकार को उनको तुरंत सर्वे करानी चाहिए। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन मिलेगी, तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड दिया जाएगा, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं तो आधार कार्ड बनवाया जाएगा, तुम्हारे बच्चे यदि शिक्षा से दूर हैं तो शिक्षा दी जाएगी। ये होना चाहिए। ताज़ा खबर आपके साथ है, उन आदमियों के साथ है जिनके बच्चे शिक्षा से महरूम है। ताज़ा खबर उनके साथ है और हम कोशिश करेंगे पूरी या तैयार इस बात के लिए कि उनके बच्चों का एडमिशन हो। ताली बजाओ, आगे बढ़िए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी देखिए मैं राजस्थान की बात बताता हूँ। राजस्थान में जोधपुर जिला है, एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रामचंद्र जी। अच्छा। जो सरदार शहर के रहने वाले हैं। जोधपुर जिला के? नहीं, जिला चूरू। अच्छा। जिला चूरू के हैं, सरदार शहर के रहने वाले। वो वहाँ किसी शादी में गए तो वहाँ पर मुझे उन्होंने अवगत कराया कि वहाँ के जो राजपूत लोग हैं उनसे कहते हैं कि तुम हमारे मरे हुए जानवरों को उठाकर फेंकोगे, हम तुम्हें साल में एक बार गेहूं देंगे। साल में? साल में। तो ये बताइए क्या ये अच्छी बात है? ये तो जुल्म, अत्याचार, शोषण है। ये तो शोषण है। और वहाँ की सरकार आंखें बंद करके पड़ी हुई है और उनको वहाँ से जो जिस जमीन पर रह रहे हैं उस जमीन पर भगाने की भी धमकी देते। यदि तुम हमारा बगैर नहीं करो, बगार मतलब जो हमारी बेगार नहीं करोगे, हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम तुमको यहाँ से भगा देंगे। अभी एक वहाँ की रिपोर्ट आई मेरे पास में, जिले की पारधी समाज के लोग हैं। एक होता पारधी, एक होता बेल पारधी। बेल पारधी जो शिकार खेल के गुजारा करते अपना। अच्छा। जंगली जैसे वो कबूतर वगैरह, और मतलब ये चिड़ी मार बोलते हैं उनके जैसे, वैसे बेल पारधी बोलते हैं। बेल पारधी समाज के लोग हैं। कम से कम उनके 50 घर थे, 50 के 50 घरों में आग लगा दी गई। अच्छा, सही में ये बहुत नाइंसाफ़ी। मुझे रिपोर्ट मिली उसकी, 50 के 50 घरों में आग लगा दी गई और आग लगाने के बावजूद आज तक उनकी FIR नहीं हुई। वो लोग बेघर बेछत रह रहे हैं। बेछत रह रहे। मुझे गुना से जब फ़ोन आया मैं बड़ा दुखी हुआ इस बारे में।
मैंने कहा भाई ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है। वो कौन है? ये बड़ा प्रशंसनीय और वही उल्लेखनीय घुमंतु है समाज कि के लोग हैं। आपकी पार्टी कम से कम ऐसे बिल्कुल ही अंतिम सीढ़ी पे पड़े हुए, बैठे हुए नहीं, पैड़े हुए व्यक्ति पे कम से कम आवाज उठाती है। वो घुमंतु लोग हैं। एक लड़के का मेरे पास केस आया अभी, 311 पेज की फाइल है। उसको 2020 में विदाउट किसी केस के जेल में डाल दिया। पुलिस ने दिखाया हाँ भाई ये मुसलमान है, चलो इसको बंद करो। ये ना कोई अपराध तो खाना बदोश, उसका कोई घर बार नहीं, उसका ख्याल किसी के साथ जोड़ के हाँ ये भी क्राइम करता था। आज उसको 23 साल जेल में हो गए हैं। भौंडसी जेल में बंद है 23 साल से। कोई जमानत नहीं, कोई आज तक उसकी कोई जमानत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो केस मेरे पास आया, मैंने देखा, मैं कहा बड़े दुख की बात है यार। तो मैंने उस फाइल को अब लिया है, फिर चंडीगढ़ के एडवोकेट किया। मैंने कहा ये तो नाइंसाफी है। उसमें लिख रखा, उसका एड्रेस लिख रखा नहीं घुमंत नहीं, वो खाना बदोश। अच्छा, अरे कोई सा एड्रेस होगा, खाना बदोश क्या? अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाना, फाइल इधर रखी हुई है। ये देखिए बहुत सारे ये देखो लिखा हुआ है 311 पेजों की जो आप फाइल देख रहे हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो मध्य प्रदेश नहीं, हाँ, ये यहाँ का बहादुरगढ़ का केस है। बहादुरगढ़ के अंदर और भौंडसी जेल में बंद है। 23 साल से भौंडसी जेल में बंद है। वो भी इनका कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का, निरपराध। क्या किस्सा और कहानी है इस विषय में, थोड़ा सा डिटेल दीजिए इंदर सिंह जी। इसमें से में दर्शाया गया कि किसी मुखबर ने इसको उठवाया। अच्छा, मुखबर ने उठवा के कह दिया इसी ने क्राइम किया है। बस पुलिस ने उसे उठा के हाँ जी हमने इसकी जांच करी, ये इसने डंडे दिखाए, ये दिखाया, सामान बताया, बस हो गया काम। अच्छा, आज महाराणा प्रताप जन्म जयंती है और पूरा राजस्थान आपको देख रहा है। राजस्थान के आपके वोटर, आपके चुनाव लड़ चुके लोग, राजस्थान के निवासी आपको देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे राजस्थान वासियों को, देशवासियों को? ये महाराणा प्रताप के वंशज तो जो है, जो खाना बदोश हैं, वही तो हैं ये। क्योंकि जिस समय मुगल शासक आया तो ये लोग जंगलों में निकल गए। अकबर और महाराणा प्रताप का जब युद्ध चल रहा था तो जंगलों में चले गए, जंगलों में निकल गए। और इन्होंने जो है अपना जंगली शिकार, वैसी रोटी पोटी भीख मांग के खाना शुरू कर दिया। जब सरकार ब्रिटिश आई तो ये बाहर निकल के आए तो उन्होंने इनको दे दिया खाना बदोश, क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं थे। ये लोग जब दबाव में नहीं थे तो खाना बदोश दे दिया। तो आज भी इनको उसी लाइन से देखा जाता है। सांसी, कंजर, बेड़िया, बावरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचबंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमंगता, तेली बदिया, हबूड़ा, पारदी, बेलपारदी, चमरमंगता, कपाड़िया, ये जितनी भी जातियां हैं, ये सारी खाना बदोश में आ रही है। अब इनका खाना भी बदोश है और रहना भी बदोश है और जीना भी बदोश है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।